Om Ganeshaya Namah. Hello friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss the sample paper question paper of 2021-2022. Term 1 Class 10th Social Science जिसका कोड है हमारा 087. मैक्सिमम मार्क्स ये 40 मार्क्स का होगा which is released by CBSE. Okay. Before start the session, those who are new, please press the button of subscribe for my latest updates. Okay, now let's start the topic. सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 से 2021 का है। टर्म 1 का है क्लास 10th सोशल साइंस जिसका कोड है 087। मार्किंग स्कीम इसकी टोटल टाइम हमें दिया जाएगा 90 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स ये हमारा 40 मार्क्स का होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस 7 इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसमें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो समझते हैं इसको। 1 द क्वेश्चन पेपर कंटेन 4 सेक्शन। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटल 4 सेक्शन कंटेन करेगा। 2 सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चन। जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर 24 क्वेश्चन होंगे हमारे। अटैम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे। 3 सेक्शन बी हैज़ 22 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन होंगे। अटैम्प्ट एनी 18 क्वेश्चन। आपको अटेम्प्ट करने होंगे 18 क्वेश्चंस को। 4 सेक्शन सी हैज़ 12 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड पर। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे। 5 सेक्शन डी कंटेन 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन डी में हमारे 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे आप लोगों को। 6 ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कंटेन करेंगे। 7 देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, नाउ लेट अस मूव इन द टॉपिक। सेक्शन ए अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन। हम लोगों को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 24 क्वेश्चंस में से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन ब्रेन। आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज गैस्पियर मैजिनी। नाउ इसको मैं टिक करता हूँ। ऑप्शन बी। थोड़ा सा मैं पिक कर देता हूँ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट होगा हमारा एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज बी, ऑप्शन बी, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द जोल्वरिन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, इट वॉज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग countries were involved in the three wars with Persia and ended with victory and unification of Germany.
इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ये 3 हमारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि इन्वॉल्व हुई थी 3 वॉर्स विद द पर्शिया एंड एंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल demanded freedom of markets in early 19th century यूरोप। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई करो द आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी बतानी है अंडर विच पीपल डिमांडेड, पीपल ने डिमांड किया है फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम मार्केट का इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप, अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन इन। आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉफी कर्नाटका। ऑप्शन सी में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स इज कॉल्ड डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट, जो पीस हमारी लैंड की वो लेफ्ट हो गई, अनकल्टिवेटेड, वो अनकल्टिवेटेड हो गई है फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, टोटल 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक, इज कॉल्ड डैश, उसे हम ये कहते हैं डैश। आंसर बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फॉलो लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग conferences was convoced to discuss environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर इज ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो ऑप्शन डी को हम टिक कर देंगे, इट इज़ अ राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ features, which of the following features ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया में, भारत में हैज़ अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, जो लैंड है हमारी वो अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, इनमें से कौन सा फीचर्स इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, दिखाता है पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज माउंटेन्स। तो ऑप्शन डी को हम टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, which one of the following human activities has contributed significantly in land degradation। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि which one of the following, इनमें से कौन सा ह्यूमन एक्टिविटीज़, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए,
डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। डिफॉरेस्टेशन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज adopted मेजोरिटरिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री अडॉप्टेड मेजोरिटरिज्म, जिसने मेजोरिटरिज्म मतलब हाईएस्ट दिखाया है इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी विन दिखाई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज श्रीलंका। तो ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इस क्वेश्चन में बताना है हमें, आइडेंटिफाई करो द सिग्निफिकेंट रीजन, कौन सा सिग्निफिकेंट रीजन होगा ऑफ पावर शेयरिंग का फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन से ऑप्शंस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिड्यूसेस सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। Now moving to the next question. Question number 13th. Apart from the central and the state government, Belgium has a third kind of government as well. Identify this third kind of government from the following options. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल, सेंट्रल के अपार्ट से, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के भी, बेल्जियम हैज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बेल्जियम के पास थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है एज वेल, अपनी खुद की। आइडेंटिफाई दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, हमें आइडेंटिफाई करना है दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से ऑप्शंस में से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो 13 का आंसर सी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल है ऑफ अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो हमारा दिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज यूएसए। तो यूएसए को हम टिक कर देंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, why is the power shared amongst different organs of government called as horizontal distribution of power? Identify the correct reason. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि why is the power shared, जो power shared होता है amongst different organs of government, through the different organs of government में, कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन, आइडेंटिफाई करना है हमें करेक्ट रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। ये अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को टू प्लेस करने के लिए इन अ सेम लेवल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, इसको टिक कर देते हैं। Option B is correct answer. Now moving to the next question. Question number 16th. In India's federal system, the central and the state governments have the power to legislate on all those subjects which are included in the
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट लिस्ट। तो ऑप्शन सी को सही कर देंगे हम, करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स of India enjoy special powers under Article 371A of the Constitution of India। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इनमें से कौन सी स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की, enjoy स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371A, enjoy करती स्पेशल पावर अंडर द आर्टिकल ऑफ 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, आंसर इज ऑप्शन ए, नागालैंड। तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, एग्जाम्पल है हमारा प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी का। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फार्मिंग। ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द proportion of literate population in the 7 and above age group। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, इनमें से कौन से मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन दिखाता है लिटरेट पॉपुलेशन का इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 तक और उससे अबव एज ग्रुप तक। तो आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट हमारा दिखाता है। तो ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम, हमारा करेक्ट मीनिंग होगा एवरेज इनकम का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जो द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है उसको डिवाइडेड कर देंगे बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, तो इसको टिक कर देंगे हम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, इम्प्रूवमेंट होना हेल्थ में, एजुकेशन में एंड इनकम में। तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries। which one of the following is the essence of this statement। अब इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, जो स्टेटमेंट हमारी है consequences of environmental degradation do not respect national और state boundaries। जो consequences होते हैं हमारे environmental degradation के, वो रिस्पेक्ट नहीं करते नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज को। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इनमें से कौन सा हमारा फॉलोइंग द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट दिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको हम टिक कर देंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। Now next question, question number 23, which of the following examples fall under an organized sector। इस क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following examples, इनमें से कौन सा examples fall under an organized sector, organized sector में fall करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। एक इंजीनियर को गेटिंग मिल रहा है ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 states a guarantee of minimum 100 days of employment per year. If government is unable to fulfill these 100 days of an employment, the government would have to dash. Choose the correct option. 4 options हमें दिए हैं, तो answer, the correct answer is option A, that is pay the compensation in lieu of these days. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो लॉन्च हुआ था, स्टेट्स ऑफ अ गारंटी ऑफ मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। महात्मा गांधी इस रूल के हिसाब से जो 2005 में हमारा रिलीज़ हुआ था, तो इसमें बोला गया था कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर दिया जाएगा। इफ़ गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू फुलफिल दीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है हमारी ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने में, तो द गवर्नमेंट वुड हैव टू, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज पे द कॉम्पनसेशन इन ल्यू ऑफ दीज डेज। गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कॉम्पनसेशन इन ल्यू ऑफ दीज डेज, इन डेज का। तो इसको टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है हमारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 18 आउट ऑफ 22 क्वेश्चन। हमें अटेम्प्ट करने होंगे कोई 18 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन में से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फॉलोइंग इमेज इज द personification of Germany commonly associated with the Romantic era and the revolutions of 1848. Identify its name from among the following options. हमें एक ये फ़ोटो दी गई है, हम अपनी NCERT बुक में देख लेंगे, ये फ़ोटो हमारी दी गई है पेज नंबर 23 में। तो 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, तो हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में। एक हमें इमेज दी है परसोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो कि परसोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दिखा रहा है, कॉमनली एसोसिएटेड विद द रोमेटिक एरा, रोमेटिक एरा से ये एसोसिएट कर रहा है, एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1848, रेवोल्यूशन 1848 का है। आइडेंटिफाई करना है इट्स नेम, इसका नाम बताना है, फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से ऑप्शंस में से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज जर्मेनिया। तो इसको टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमें एक नोट दिया, नोट पढ़ेंगे। नोट, फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन 25, ठीक। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्शियन किंग हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेटाइलिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, आंसर इज ऑप्शन ए, विलियम वन। इसको टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एस इज और आर करेक्ट अबाउट बैल्कन नेशनलिज्म। 3 स्टेटमेंट्स दिए हमें, ठीक। स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। 1, द बैल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। 2, द रीजन comprised of ethnic groups included Greeks, Serbs, Montenegro, etc. 3,
ब्रिटिश एंड इथनिक नेशनलिस्ट्स स्ट्रगल्ड टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। ऑप्शंस दिए हैं हमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1 एंड 2। इसको टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को समझाता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन इज और करेक्ट हमारा सही होगा अबाउट बैल्कन नेशनलिज्म। तो ये हमने आप लोगों ने पढ़ाई होगा एनसीईआरटी बुक में। तो ये हमारा पेज नंबर 23 का है। तो 3 स्टेटमेंट्स हमें दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है द बैल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमैन एम्पायर। जो बैल्कन रीजन है हमारा वो बन गया है कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। 2 द रीजन कंप्राइज्ड ऑफ इथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स, सर्ब्स, मोंटेग्रो एटीसी। जो हमारा रीजन है वो कंप्राइज करेगा इथनिक ग्रुप्स को, जो कि इंक्लूड करेंगे हमारे ग्रीक्स, सर्ब्स एंड मोंटेग्रो को। एंड 3 ब्रिटिश एंड इथनिक नेशनलिस्ट्स स्ट्रगल्ड टू स्टैब्लिश्ड देयर आइडेंटिटी। जो ब्रिटिश एंड इथनिक नेशनलिस्ट हैं हमारे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू स्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2। 1 एंड 2 जो कि हमारे स्टेट में है। 1 द बैल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, एंड 2 द रीजन कंप्राइज्ड ऑफ इथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स, सर्ब्स एंड मोंटेग्रो एटीसी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाई डिड द वेवर्स इन Silesia revolted against contractors in 1845? Identify the appropriate reason from the following option. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच वाई डिड द वेवर्स, जो वेवर्स थे उन्होंने इन सेलिसिया रिवॉल्ट में अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हुई थी इन 1845 में। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हमें रीजन बताना है इन ऑप्शनों में से। 4 ऑप्शन है, रीड कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने पे नहीं किए थे ड्यूज अपने। तो इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई करो द मेजर एस्पेक्ट, जो मेजर एस्पेक्ट है दैट हेल्प्ड, जिसने हेल्प किए इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन, नेशन स्टेट को इन ब्रिटेन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन साइज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। जो पार्लियामेंट है हमारी थ्रू अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन में साइज्ड पावर साइज्ड कर रही है फ्रॉम द मोनार्की से। तो इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आइडेंटिफाई द सॉइल विथ द हेल्प ऑफ क्लूज गिव्स बिलो। हमें 3 क्लूज दिए गए हैं। 1 डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। डेवलप कर रहा है एरिया को विथ हाई टेम्परेचर के साथ एंड हैवी रेनफॉल के साथ। 2 इज लो इन ह्यूमस कॉन्टेंट, वो लो है हमारा ह्यूमस कंटेंट में। एंड 3 फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। फाउंड कर रहा है इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज लिटरेट सॉइल। लिटरेट सॉइल हमारी पाई जाती है वहाँ पर। तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन वी पुट टिंडल एनर्जी इन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज, इनमें से कौन सी फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज
कैन वी पुट, हम पुट कर सकते हैं टाइडल एनर्जी इन, टाइडल एनर्जी में। 4 ऑप्शन दिए हमें, रीड कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हमारा आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे एक टाइडल एनर्जी में पाए जाते हैं, तो इसको टिक कर देंगे। ऑप्शन ए, renewable resources. Now moving to the next question. Question number 31. Consider the following statements on power sharing and select the answer using the codes given below. हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को रीड करना है ऑन पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के ऊपर है, एंड सेलेक्ट द आंसर, आंसर को सेलेक्ट करना है यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, जो कि हमें कोड दिए गए हैं। तो 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन टू अस। स्टेटमेंट 1, इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, ये अच्छा होता है डेमोक्रेसी के लिए। स्टेटमेंट 2, इट क्रिएट्स हारमोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये हारमोनी क्रिएट करता है डिफरेंट ग्रुप्स में। 3, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट्स, ये ब्रिंग करता है ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट्स में। 4, इट ब्रिंग्स सोशो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमोंग पार्टीज, ये ब्रिंग करता है सोशो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमोंग द पार्टीज। तो ऑप्शन हमारे दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीक्वेंस का आंसर इज ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3। तो 1, इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, ये गुड होता है डेमोक्रेसी के लिए। 2, इट क्रिएट्स हारमोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये क्रिएट करता है हारमोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स। एंड 3, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट्स, ये ब्रिंग करता है ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट्स। तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. हाउ डज जुडिशियरी एक्ट एज एन एम्पायर इन अ फेडरल नेशन? इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ डज जुडिशरी, जुडिशरी एक्ट जो है हमारा एज एन एम्पायर, एम्पायर में, इन अ फेडरल नेशन, वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज कोर्ट्स यूज द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स यूज करेगा पावर को टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33. Two statements are given in the question below as assertion A and reasoning R. Read the statements and choose the appropriate option. Oh well, it is a very important question. Watch it carefully. Assertion A दिया है हमें, श्रीलंका adopted Sinhala as the only official language of the state. श्रीलंका ने अडॉप्ट किया है सिन्हला को एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। एंड रीजन आर, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रीजन, जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की वो चाहती है टू फॉस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन को। ऑप्शन दिए हमें 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, जो हमारा ए और आर दोनों ही सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए को, इट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, हमें मैच करना है आइटम्स को जो कि कॉलम ए में दिए हैं कॉलम बी से। मैच द फॉलोइंग एक प्रकार का ये, एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, और हमें चूज करना है ऑप्शन को जो हमें दिए गए हैं गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मैच द फॉलोइंग का आंसर इज ए, 1 का 4 होगा, 2 का 3, 3 का 1 एंड 4 का 2, पेज 15 का। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, 1 का 4, 2 का 3, 1 जो हमारा है कॉलम ए में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका होगा हमारा करेक्ट सीक्वेंस। 4 रेसिड्यूशरी सब्जेक्ट्स, इसको मैच कर देता हूँ मैं। वन का होगा 4, 2 पुलिस, पुलिस का होगा हमारा
थ्री स्टेट लिस्ट, 3 एजुकेशन, एजुकेशन का होगा हमारा 3 का 1 कॉन्क्रीट लिस्ट, एंड 4 डिफेंस, डिफेंस का होगा हमारा 2 यूनियन लिस्ट। तो ये हो गया हमारी मैच द फॉलोइंग। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, इस तरह से हो गए। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, अनीता इज अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन। अनीता हमारी जो है वो अपेयर कर रही है एग्जाम में, कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन, जो कि कंडक्ट लिया जा रहा है फॉर रिक्रूटमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मैंशनड इन द 8th शेड्यूल, कितनी लैंग्वेजेस में जो कि मैंशन हमारी 8th शेड्यूल में, कैन शी अडॉप्ट ओप्ट टू टेक द एग्ज़ाम, कितनी लैंग्वेज को ओप्ट कर सकती है फॉर द एग्ज़ाम। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज सी, दैट इज 22। टोटल 22 हमारी लैंग्वेज को पेयर कर सकती है। इसको टिक कर देंगे हम, ऑप्शन सी 22 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट्स, जो पावर शेयर्ड होगी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट्स। 2, इट इज़ कॉल्ड एज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, इसको थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एंड 3, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद दैम, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी उनको रिक्वायर करेगा शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद दैम। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। तो इसका आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो टिक कर देंगे, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रूव दैट, प्रूव कर रहा है इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट है, इंडिया हमारे जो क्वासी फेडरल स्टेट है। तो 4 स्टेटमेंट्स दिए हमें। स्टेटमेंट 1, मोर पावर्स विथ सेंटर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंटर में है। 2, रेडिशरी सब्जेक्ट्स विथ सेंटर, रेडिशरी सब्जेक्ट हमारा सेंटर में है। 3, इक्वल सब्जेक्ट्स विथ सेंटर एंड स्टेट, इक्वल सब्जेक्ट्स हैं हमारे सेंटर और स्टेट्स में। 4, करेंसी एंड रेलवेज विथ सेंटर, करेंसी एंड रेलवेज हमारे सेंटर में। तो ऑप्शन हमें 4 दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 एंड 4, जो कि हमारा होगा 1 मोर पावर विथ सेंटर, 2 रेडिशरी सब्जेक्ट्स विथ सेंटर एंड 4 करेंसी एंड रेलवेज विथ सेंटर। तो इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, identify the correct statements about the theory of federalism in the Indian Constitution। 4 स्टेटमेंट्स दिए। क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई करो द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है हमें अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म, थ्योरी जो फेडरलिज्म की इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। 1, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। 2, sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution। जो शेयरिंग ऑफ पावर है हमारा बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
3. It is easy to make changes to this power sharing arrangement. ये आसान होता है टू मेक चेंज करने के लिए टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को. एंड 4. द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. जो पार्लियामेंट है हमारा वो खुद चेंज कर सकता है इस अरेंजमेंट को. तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2. 1 एंड 2 हमारा करेक्ट है, जो कि है हमारा 1. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. एंड 2. sharing of powers between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. इसको टिक कर देंगे. ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. Two statements are given in the questions below as assertion A and reason R. Read the statements and choose the appropriate option. Assertion A: human development mentions how much socio-economic development has happened in a country. Reason R: comparison of national income of two countries explains humans. ऑप्शन दिए में 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए जो हमारा है वो ट्रू है और आर फॉल्स है. तो ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग. लिस्ट ए एग्जाम्पल, लिस्ट टू सेक्टर. तो इसमें हमें बताना है कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो इसका आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, कुरियर टर्शरी सेक्टर. ठीक, तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. रीड द फॉलोइंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. हमें एक टेबल दिया गया हुआ है, टेबल फॉर कंपैरिजन ऑफ 3 कंट्रीज. कंट्रीज दिए, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी. मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स इन 2007 इन रुपीज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5. हमें ये टोटल इनकम दी गई है इन रुपीज़ में. तो अब इसको रीड करते हैं स्टेटमेंट को. रीता इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी who gets transferred to different countries after every 3 years of service. She has been given an opportunity to choose any one of out of 3 countries mentioned in the table above as her next job location. She calculates average income of all these countries as per the given data and choose to be transferred to country A. Identify the reason for which Rita has chosen country A. तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इसका हमारा क्या होगा, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल, इसका मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का है, इसलिए उसने वो चूज़ किया. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इसको टिक कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. Vijay is undernourished as his weight is 45 kgs and his height is 1.78 meters. Find out his body mass index BMI from the given option. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 12.6. इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें, सिंपल. इस क्वेश्चन में पूछा गया है विजय इज अंडर नरिश्ड, जो विजय है वो अंडर नरिश्ड है, एज हीज वेट इज 45 kg, उसका जो वेट है वो 45 kgs है, एंड हीज हाइट इज 1.78 मीटर, उसकी हाइट 1.78 मीटर है. फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स BMI फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन.
BMI फाउंड आउट करना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। हमारी इकोनॉमिक्स बुक्स में दिया है BMI का फॉर्मूला, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का हमें फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता हूँ। इसका आंसर होगा, हमारा आंसर इज ए, ऑप्शन ए, 12.6। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 42 को BMI होगा हमारा टोटल होगा ये 12.6। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। A woman works at a sweet shop in her village on a contract basis and gets mere salary after working the entire day. She does not get any holidays or paid leave. Rather, her employer deducts her salary whenever she is absent from work. Find out in which of the following sectors she is working. 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर होगा इसका, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती है, तो ऑप्शन डी को हम टिक कर देंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू 2017-2018 डाटा, द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन इंडिया वॉज, 3 ऑप्शन दिए। 1 प्राइमरी सेक्टर का है 44%, 2 सेकेंडरी सेक्टर का है 25% एंड 3 टर्शरी सेक्टर का है 31%। अब पूछा गया हमसे, आउट ऑफ 3 सेक्टर, इनमें से 3 सेक्टर में से वाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हायर, जो प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो हाई है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। जो वर्कर है हमारे प्राइमरी सेक्टर के, वो अंडर एम्प्लॉयड है, तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन in the question below as assertion A and reason R. Read the statements and choose the appropriate option. Assertion A, crude oil reserves in the entire world are depleting. We need to find a sustainable substitute for it. Reason R, oil and petrol prices are increasing day by day. Option दिए for option answer. Answer is correct. Answer is option B, that is both A and R true, but R is not the correct explanation of A. इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अ मैन इज employed on a food processing farm where he has to do a lot of manual work. His wife and daughter also help him in his work on the farm every day. Which type of employment is this an example? For option दिए, आंसर इज ऑप्शन ए, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल होगा, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। नाउ सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 केसेस। ये कंसिस्ट कर रहा है हमारे 2 केसेस को। देयर आर टोटल ऑफ 12 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे हमारे। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। हमें अटेम्प्ट करने होंगे टोटल 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन से। अब मूव टू द स्टेटमेंट। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस
by choosing the most appropriate option. इसको रीड करना है, उसको मैं पूरा रीड करता हूँ आपके लिए. Grimm's Fairy Tales is a familiar name in Germany. The brothers Jacob and Wilhelm Grimm were born in the German city of Hannover. While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old flockades. They spent 6 years traveling from village to village, taking to people and writing down fairy tales, which were handed down through the generations. These were popular both among children and adults. In 1812, they published their first collection of tales. Subsequently, both the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. In the meantime, they also published a 33-volume dictionary of the German language. The Grimm brothers also saw French domination as a threat to German culture and believed that the folklores they had collected were expressions of a pure and authentic German spirit. They considered their projects of collecting folklores and developing the German language as part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity. क्वेश्चन नंबर 47. अब इस हमें एक पैसेज दिया गया, अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन का आंसर बताने हैं. क्वेश्चन दिए गए हैं हमें. क्वेश्चन नंबर 47. वाई डिड द ग्रिम ब्रदर्स गिव द टेल्स अ रीडेबल फॉर्म without changing their folkloric character? Choose the correct option from the following. Answer is option A, that is the collection enjoyed वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी. जो कलेक्शन होगा हमारा वो एंजॉय करेगा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी में, तो इसको टिक कर देंगे हम. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी contribution of Grimm brothers was widespread. Identify the best suitable option despite the same from the following. Answer is option C, that is promotion of ethnic belonging. वो promotion होगा हमारा ethnic belonging का. Next question, question number 49. Fill in the blank from the given options. Fill in the blank दिया गया है, हमें उसे fill करना है options के through. रीड करेंगे. The work of the Grimm brothers influenced and inspired people to collect tales. They believed in a spirit of dash and considered it essential for the reflection of national identity. ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कल्चरलिज्म. कल्चरलिज्म हमारा करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन ए को टिक कर देंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. Why the foreign domination was considered a threat to nation building? Select the best suitable option from the following in reference to the context. The correct answer is option B, that is erosion of native values and ethos. Next question, question number 51. How were the Germans able to connect with their own culture with reference to the above context? Infer the appropriate option. Answer is option C, that is through the feeling of collective belongings among nationals. ऑप्शन सी को टिक कर देंगे हम. Now next question, question number 52.
Two statements are given in the questions below as assertion A and reason R. Assertion A: regimes of 1815 did not tolerate criticism and dissent. Reason R: conservative regimes were autocratic. Options दिए हमें 4 options. Answer is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट पैसेज 2. रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. हमें एक पैसेज दिया है, इसको रीड करना है. मैं रीड करता हूँ आपके लिए. There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables, oilseeds, and industrial crops. This has led to the reduction in net sown area under cereals and pulses. With the growing population of India, the declining food production puts a big question mark over the country's future food security. The competition for land between non-agriculture uses such as housing etc. and agriculture has resulted in reduction in the net sown area. The productivity of land has started showing a declining trend. Fertilizers, pesticides, and insecticides, which once showed dramatic results, are now being held responsible for degrading the soils. Periodic scarcity of water has led to reduction in area under irrigation. Insufficient water management has led to water logging and salinity. अब इस पैसेज के थ्रू हमें क्वेश्चन के आंसर बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 53. One can infer from the above given information that marginal and small farmers has been pushed out of cultivation. Which one of the following is the prominent cause? Answer is option D, that is soil degradation and extensive green revolution. तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. 3 स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं. स्टेटमेंट 1. इंडियन फार्मर्स आर diversifying their cropping pattern. 2. They are shifting productions from kernels to fruits, vegetable etc. And 3. Jute is in high demand in the Indian market. ऑप्शन दिए गए हैं. आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1 and 2. 1. Indian farmers are diversifying their cropping pattern and 2. They are shifting production from kernels to fruits, वेजिटेबल etc. तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव देयर हैज बीन रिडक्शन इन द नेट शोन एरिया अंडर kernels and pulses. Identify the reason. Answer is correct. Answer is option D, that is availability of more profits from commercial crops. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. एक स्टेटमेंट दी गई है हमें, दैट इज रीड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स विच वंस showed dramatic results are now being held responsible for degrading the soil. Infer the positive effects of these inputs noticed earlier from the following statements. The correct answer is option A. These inputs have shown increased outputs and productivity.
ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। There are states in India which are using fertilizers, pesticides, and insecticides at excessive level to increase their agriculture production. Identify the states which are at prominent level from the following options. Answer is option B, that is Haryana and Punjab. Punjab are the two states in India which are using fertilizer, pesticides, and insecticides at excessive level to increase their agriculture production. Okay, now इसको टिक कर देंगे ऑप्शन बी को, इट इज द करेक्ट आंसर। Now next question, question number 58. Food production provides the base for food security and is a key determinant of food availability. Why is this trend shifting towards industrial crops? Choose the correct option in reference to the context. Answer, the correct answer is option D, that is to fetch more income and high earnings. ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, इट इज़ द राइट आंसर। नाउ section C is completed. Now move to the next section, that is section D. Attempt both the map based question. हमें 2 map based question दिए रहेंगे, उसको हमें attempt करना होगा। On the given outline map of India, identify the locations with the help of specified information. यह हमें मैप दिया हुआ है, इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर दे रहा हूँ। यह हमें मैप ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 59। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ए इज मार्क्ड एज अ डैम, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ए मार्क दिख रहा है मैप में, ये ए मार्क को हमें बताना है कि डैम बताना है, किस डैम का नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज भाखरा नागल डैम। ये हमारा भाखरा नागल डैम होगा, इसको टिक कर देंगे हम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, भाखरा नागल डैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। On the same map, B is also marked as a major tea cultivating state. Identify it from the following options. अब हमें इस मैप में एक बी भी दिया गया है, देख सकते हैं मैप में एक बी पॉइंट दिया है, ये रहा हमारा बी पॉइंट। अब हमें बताना है इसमें कि जो बी पॉइंट हमारा वो मार्क्ड किया गया है एज अ मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कल्टिवेटिंग स्टेट बतानी है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आसाम। ये हमारा आसाम होगा। हम दे सकते हैं कि बी हमारा आसाम में ही है स्टेट। तो आप लोगों को पूरी स्टेट्स पता होनी चाहिए इंडिया पॉलिटिकल मैप में कहाँ कौन सी स्टेट होती है और कहाँ कौन सा वर्क होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द visually impaired candidate in the lieu of question 59 and 60. Question 59, which of the following dam is located in Uttarakhand? Answer is option C, that is टेरी। टेरी एक डैम है जो उत्तराखंड में पाया जाता है, तो इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज राइस। तो राइस को टिक कर देंगे हम। ओके चिल्ड्रंस, ये क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ओके नाउ
Okay students, if you guys were the best my video this, then like my video, share my video with your all school friends and press the button of subscribe so that when I upload new sample paper it will reach first to you. Thank you.